हाँ जी विद्यार्थियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्राचीन भारत का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता का तीसरा वीडियो लेक्चर। सॉरी, मैंने 4 लिख दिया। तीसरा वीडियो लेक्चर है ये सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित। बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर में आपके प्राचीन भारत का इतिहास पुस्तक लगती है और उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सिंधु सरस्वती सभ्यता के बारे में। और इससे संबंधित 2 वीडियो लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जाके देख लें, ताकि उन्हें देखने से आपको इस लेक्चर को समझने में आसानी रहेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं आज की। सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थलों के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में अपन ने सिंधु सरस्वती सभ्यता के 4 स्थल पढ़ लिए थे और आज हम इस सभ्यता के 5वें स्थल की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, जो 5वां स्थल है अपना, उसका नाम है कालीबंगा। देखिए, कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है सबसे पहले देखें तो। कालीबंगा शब्द का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है बंगा का? चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ, जिसे कह दिया कालीबंगा। किस स्थान पर है ये? ये स्थल कहाँ खोजा गया है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के अंदर ये स्थल पाया गया है। खोजकर्ता की बात करें कि इस स्थल को खोजा किसने है, तो वो हैं आपके अमलानंद घोष। अमलानंद घोष जो है, उन्होंने 1951 और 53 के अंदर ये स्थल खोजा था। याद कैसे रखेंगे? अमलानंद, अमल खा के आया, क्या आया? आनंद आया। और होश खो बैठे। अमल क्या है? एक तरह का नशा है, नशा करने का उत्पाद है ना। तो अमल खा के आया आनंद, और आनंद आने से क्या हुआ? उड़ गए होश। तो अमल का रंग कैसा होता है? अमल का रंग बच्चों काला होता है, काले रंग का होता है अमल। ठीक है, तो ऐसे याद रख लें। कालीबंगा, खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष। अमलानंद, अमल खा के आया आनंद, और उड़ गए क्या? होश, होश घोष। ठीक है, तो कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1951 और 53 के अंदर, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में इस स्थल को खोजा गया है। उत्खननकर्ता कौन है? ये तो है खोजकर्ता। उत्खननकर्ता कौन है? बीबी लाल और बी के थापर। बीबी लाल और बी के थापर इसके उत्खननकर्ता कहलाते हैं। बीबी लाल ब्रज बिहारी लाल और बी के थापर बालकृष्ण थापर, ये दोनों इसके उत्खननकर्ता है बच्चों। उत्खनन कब किया गया है? 1961-63। इस पीरियड के अंदर इस स्थल का जो है उत्खनन किया गया है, खुदाई की गई है इस स्थल की। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि सिंधु सभ्यता के जितने भी स्थल हैं, या कोई भी सभ्यता अपन पढ़ते हैं तो उसके स्थल नदियों के किनारे पाए जाते हैं। तो जो कालीबंगा स्थल है वो किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर जो कि एक मानसून नदी है। और प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती का मतलब है कि इस क्षेत्र में पहले सरस्वती नदी बहा करती थी प्राचीन समय में, जो आगे चलकर विलुप्त हो गई। और अब इस सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में जो नदी बहती है, वो नदी कौन सी है? घग्गर नदी है। घग्गर नदी बच्चों शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम है। और वहाँ से होते हुए अपने राजस्थान में ये हनुमानगढ़ के अंदर टिब्बी एक जगह है जहाँ से घग्गर नदी प्रवेश करती है, और हनुमानगढ़ से होते हुए आगे पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में वैसे ये जो नदी है घग्गर, इस नदी को पाकिस्तान के अंदर हाकड़ा कहते हैं। ठीक है ना, याद रहे तो रख लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं याद रखना। पाकिस्तान में हाकड़ा, इस नदी को, घग्गर नदी को हाकड़ा कहते हैं। जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो इस नदी में बाढ़ आ जाती है, और तेज़ बारिश होने की वजह से इसका जो पानी है वो आगे पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास एक जगह है, वहाँ तक चला जाता है। और पाकिस्तान में इस नदी को, घग्गर नदी को क्या कहते हैं? हाकड़ा या हाकरा भी इसको कहते हैं, जो कैसा नाम है। ठीक है, तो नदी कौन सी? प्राचीन नदी सरस्वती नदी, जो कि विलुप्त हो गई। और वर्तमान में जो नदी है वो कौन सी है? उसी स्थान पर घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी के पास में जो है ये सभ्यता स्थल पाया गया है। अब देखिए साक्ष्य क्या क्या मिले हैं, यहाँ से क्या क्या मिला है। सिंधु सभ्यता के स्थल कालीबंगा से हमें क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती है? तो सबसे पहली चीज़ तो है ऊँट की अस्थियाँ। ऊँट की जो हड्डियाँ हैं वो हमें प्राप्त होती है कहाँ से? कालीबंगा से। दूसरा, जुते हुए खेतों के साक्ष्य। खेत है जो जोत दिए गए हैं, और जोतने के बाद में उनको जो है इस सभ्यता में खोदने से प्राप्त हुए हैं। तो जुते हुए खेतों के साक्ष्य भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये जुते हुए खेत, ये इतनी चीज़ें ऐसे कैसे पता चल जाएगी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सभ्यता के जितने भी स्थल खोजे जाते हैं, उनका जब उत्खनन होता है तो बहुत ही सूक्ष्म रूप से उत्खनन होता है। बहुत छोटे-छोटे औज़ार होते हैं जिनके द्वारा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मिट्टी की परतों को हटाया जाता है। ये नहीं है कि जेसीबी लगाई वहाँ पे फटाफट जो है उस इलाके को खुदवा दिया, उसमें से जो है वो निकाल लिया, नहीं। अगर इतनी बड़ी संख्या में और इतनी बड़े उपकरणों से अगर जो उत्खनन किया जाएगा, तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, या तो वो नष्ट हो जाएगी या वो हमें मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना? तो उत्खनन जब करते हैं किसी सभ्यता स्थल का, तो बहुत छोटे-छोटे औज़ारों से बहुत धीरे-धीरे, धीमी गति से उत्खनन होता है।
इसीलिए इतना समय लग जाता है। कई हज़ारों लोग जो है उस उत्खनन कार्य में लगते हैं, तब जाकर के ये छोटी-छोटी बारीक-बारीक चीज़ें पता चलती है। तो बताओ, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिल गए हैं, ज़मीन में दफ़न हुए हुए, कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से। उसके अलावा लकड़ी की नालियाँ, देखो अपन ने पढ़ा था कि सिंधु सभ्यता का स्थल पढ़ा था अपन ने हड़प्पा, जहाँ पर पक्की ईंटों की नालियाँ मिली थी, पक्की नालियों के साक्ष्य मिले थे। लेकिन ये जो कालीबंगा है, यहाँ से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है हमें। ये एक मुख्य बात है कि यहाँ से लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है। और साथ ही बच्चों, लकड़ी की नालियों के अतिरिक्त अगर हम बात करें, तो मकान जो प्राप्त हुए हैं यहाँ पे, वो कच्ची ईंटों के हैं। मकान कैसे हैं? मकानों में जो ईंटें प्रयुक्त की गई है, वो कैसी है? वो कच्ची ईंटें हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक तो लकड़ी की नालियाँ हैं और एक ईंटें कच्ची काम में ली गई है। इसके विपरीत हमने हड़प्पा पढ़ी थी, हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और शहरी संस्कृति के साक्ष्य, शहरी जीवन, नगरीय जीवन के साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन उसके उलट कालीबंगा के अंदर हमें लकड़ी की नालियाँ मिल रही है और मकानों में कच्ची ईंटें मिल रही है। इसका मतलब ये सिंधु सभ्यता की गरीब बस्ती थी। गरीब बस्ती ऐसा लग रहा है। विद्वानों ने ऐसा कहा है कि गरीब बस्ती थी ये। अंग्रेजी में बोलें तो स्लम, स्लम कॉलोनी। स्लम कॉलोनी आप अंग्रेजी में कह सकते हो और हिंदी में आप कहेंगे तो कच्ची बस्ती। कच्ची बस्ती, कच्ची बस्ती भी कहा गया है। और पुस्तकों के अंदर जो है वो लिखा गया है दीनहीन बस्ती। दीनहीन बस्ती, दीन का मतलब क्या होता है? गरीब होता है, और हीन का मतलब कमजोर होता है। तो दीनहीन बस्ती, तो इन अवशेषों की वजह से ही इसको जो है गरीब बस्ती या दीनहीन बस्ती कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर कच्ची ईंटें प्राप्त हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लकड़ी की नालियाँ और कच्ची ईंटें कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से मिली है। उसके बाद देखिए अगला साक्ष्य है हमारा खोपड़ी की शल्य चिकित्सा। खोपड़ी, ये इस तरह से खोपड़ी मिली है और खोपड़ी के अंदर बच्चों यहाँ पर ऐसे खड्डे मिले हैं, बहुत सारे खड्डे मिले हैं। तो इन खोपड़ी के अंदर जो खड्डे हुए हैं, इन खड्डों से ऐसा अनुमान लगाया है विद्वानों ने कि उस समय भी शल्य चिकित्सा हुआ करती थी, ऑपरेशन हुआ करते थे। इसीलिए जो खोपड़ियाँ मिली है वो कैसी मिली है? छिद्रित मिली है। छिद्रित खोपड़ियाँ मिली है, छेद मिले हैं खोपड़ियों के अंदर। मैंने आपको लोथल पढ़ाया था, लोथल में मैंने बताया था कि खोपड़ियाँ मिली है और लोथल से जो खोपड़ियाँ प्राप्त हुई है उनमें भी छेद मिले हैं। तो ऐसा जो है इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि वहाँ पर ज़रूर शल्य चिकित्सा ऑपरेशन हुआ करते थे, इसीलिए इस तरह की खोपड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, तो याद रखना कालीबंगा से हमें शल्य चिकित्सा, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य मिलते हैं। उसके अलावा बात करते हैं अलंकृत ईंटें और फर्श मिला है यहाँ से। अलंकृत ईंटों का मतलब है कि ईंटों के ऊपर डिज़ाइन बनी हुई है ना कोई फूल पत्ती इस तरह की प्राप्त हुई है और फर्श के ऊपर भी डिज़ाइन बने हुए मिले हैं अपने को। ठीक है, तो ये भी एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, अलंकृत ईंटें और फर्श। उसके अलावा हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि कुंड के, यज्ञ यज्ञ के या यज्ञ वेदिका के जो है बच्चों, यहाँ से हमें साक्ष्य मिलते हैं। हवन कुंड के साक्ष्य ये भी हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। आगे देखिए, हाथी दांत के, पूरे हाथी दांत के, पूरा हाथी का दांत मिला है यहाँ से, कालीबंगा से हमें प्राप्त हुआ है। हाथी का दांत भी प्राप्त हुआ है पूरा का पूरा। तो हाथी के साक्ष्य, हाथी के दांत के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। नेक्स्ट आप देखिए बेलनाकार मोहरें। बेलनाकार मोहर कैसी होती है? बेलन जैसी, ये इस तरह की मोहर होती है और यहाँ पे कुछ लिपि में लिख दिया जाता है। तो ये जो मोहर है बच्चों, ये बेलनाकार मोहर है और इस तरह की जो मोहरें हैं वो मेसोपोटामिया से भी मिली है। कहाँ से मिली है? मेसोपोटामिया, विश्व की प्राचीन सभ्यता 5500 ईसा पूर्व की, शुरू में अपन ने बात की थी। तो मेसोपोटामिया से भी इस तरह की बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई है और कालीबंगा से भी बेलनाकार मोहरें मिली है। इसका मतलब विद्वानों ने ऐसा कहा है कि कालीबंगा वाले मेसोपोटामिया से क्या करते थे? व्यापार किया करते थे। इसीलिए दोनों जगह पर जो मोहरें हैं वो सेम मिली है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला जो साक्ष्य है वो 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। समाधान का मतलब है कि मृत्यु के बाद शव का वो क्या करते थे? उसे जलाते थे, शव को गाड़ते थे या खुले में छोड़ दिया करते थे, है ना? वो सारा समाधान के अंतर्गत आएगा। तो देखिए 3 प्रकार के समाधान मिलते हैं। कौन-कौन से हैं? पहला है आंशिक, दूसरा है बच्चों पूर्ण, आंशिक, पूर्ण और तीसरा जो प्रकार है समाधान का वो है दहन। ठीक है, ये 3 प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिलते हैं। तो आंशिक का मतलब क्या है? आंशिक का मतलब है कि पहले तो शव को खुला छोड़ दिया, खुले के अंदर जानवरों ने, पशु पक्षियों ने उस शव को नोच-नोच के खा लिया और खाने के बाद में जो हड्डियाँ बच गई, उन हड्डियों को जो है क्या करते थे? नीचे दफन कर देते थे, ज़मीन के अंदर खड्डा खोद के। इसको बोलते थे आंशिक समाधान। दूसरा है पूर्ण, पूर्ण में तो कुछ नहीं करना है, खड्डा खोदा और उसके अंदर जो है शव को डाल दिया।
तो ये वाला समाधान क्या कहलाता है? पूर्ण कहलाता है समाधान। और तीसरा है दहन, यानी इसके अंदर जो शव है उसको जला दिया जाता था, ठीक है? जो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार हम शव को जलाते हैं, तो उसी तरह से शव को जला दिया जाता था, जो क्या कहलाता था? दहन कहलाता था। तो इस तरह से 3 समाधान के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। अंतिम बात करें बच्चों, तो भूकंप के साक्ष्य, भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। क्योंकि जो कालीबंगा से जो मकान मिले हैं और उन मकानों के अंदर दरारें मिली है, दीवारों में क्या मिली है? दरारें पड़ी हुई मिली है। तो उन दरारों से ऐसा आइडिया लगाया है विद्वानों ने, इतिहासकारों ने, कि उस समय भूकंप भी आए थे और भूकंप के साक्ष्य ये दरारें जो है ये दे रही है, ठीक है? तो अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी धीमी गति से खुदाई उत्खनन कार्य किया जाता है, कि देखो मकानों में दरारें तक का भी पता चल पा रहा है। तो ये बहुत ही धीर गंभीर और सूक्ष्म कार्य है बच्चों। उत्खनन करना बहुत ही सूक्ष्म कार्य है, बड़ी धीमी गति से होता है ये, और बड़ी सावधानी से इसको करना पड़ता है, ठीक है ना? नहीं तो देखो दरारें तो आप मान लीजिए कोई जेसीबी से आप खुदाई करवाएंगे तो वैसे ही दरारें पड़ जाएगी, इतना उसमें फोर्स लगेगा, बल लगेगा, तो दरारें वैसे खोदते टाइम ही दरारें पड़ जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत छोटे औजारों से खुदाई होती है, तो इस वजह से छोटी छोटी चीज़ें भी दिखाई देती है। इसलिए मकानों के अंदर जो दरारें पाई गई है वो उनको माना गया है कि वो दरारें भूकंप के कारण पड़ी है, ठीक है? तो ये कालीबंगा सभ्यता के बारे में था। चलिए अब नेक्स्ट सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगा के बाद बच्चों अगला अपना स्थल है जिसका नाम है धोलावीरा। धोलावीरा, देखिए धोलावीरा कहाँ है? सबसे पहला सवाल, धोलावीरा है कहाँ? धोलावीरा गुजरात के अंदर है, भचाऊ तहसील, भचाऊ तहसील गुजरात के अंदर जो है धोलावीरा स्थल पाया गया है। खोजकर्ता कौन है इसके? खोजकर्ता है जगपति जोशी। जगपति जोशी इसके खोजकर्ता है। 1967-68 के अंदर जो है ये स्थल खोजा गया था, ठीक है? जगपति जोशी, जग के पति। जग के पति कौन है? जग के पति तो कौन है भाई? जग के पति तो भगवान है। भगवान, भगवान, भगवान क्या है? जग के पति हैं। और भगवान कैसे होते हैं? धोला, धोला मतलब, धोला मतलब कि सफ़ेद रंग के होते हैं, सुंदर होते हैं, सफ़ेद रंग। जब भी हम किसी ईश्वर की कल्पना करते हैं तो वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? साफ रंग, सुंदर नाक नक्श, लंबे बड़े बाल। तो इस तरह से याद रख लेना आप इसको, है ना? धोला का मतलब सफ़ेद, गोरा। जगपति जोशी, जग के पति कौन है? ईश्वर है, भगवान है। और भगवान का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? गोरा दिखाई देता है, धोला दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। तो धोलावीरा की खोज किसने की थी? जगपति जोशी ने। कब की थी? 1967-68 के अंदर की थी। चलिए उत्खननकर्ता कौन है? धोलावीरा के उत्खननकर्ता कौन है बच्चों? आर.एस. विष्ट। आर.एस. विष्ट जो है उत्खननकर्ता है। कब उत्खनन हुआ? 1991 में हुआ था। 67-68 में तो खोज हुई थी और 1991 के अंदर जो है इसका उत्खनन किया गया था। नदियाँ देखिए, हर स्थल नदी किनारे पाया गया है। तो ये स्थल जो है ये भी मनहर और मनसर, दो नदियाँ हैं, दोनों नदियों के संगम पर, यानी दोनों नदियाँ बह रही है और दोनों नदियों के संगम पर यहाँ पर बीच में जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? धोलावीरा कहलाता है। तो काफ़ी हरा भरा खुशहाल क्षेत्र था धोलावीरा, क्योंकि नदियाँ पास में थी, नदियों के संगम पर बसा हुआ था ये क्षेत्र, ठीक है? अभी अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में दोनों नाले बन गए हैं। अब ये नदी नहीं रहे हैं, क्या बन गए हैं? अब वर्तमान में नाले बन गए हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे सुंदर स्थल, हाँ ये इंपॉर्टेंट बात है। सिंधु सभ्यता का अगर किसी सुंदर स्थल की बात करें तो सबसे सुंदर स्थल जो है सिंधु सभ्यता का वो कौन सा है? धोलावीरा है, क्योंकि यहाँ पर मनसर और मनहर नाम की जो नदियाँ बहती थी, इसकी वजह से ये क्षेत्र कैसा था? काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र था, हरा भरा क्षेत्र था, तो सुंदर तो होना ही था। अच्छा, उसके बाद देखिए विश्व का सबसे प्राचीनतम स्टेडियम यहाँ से प्राप्त हुआ है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लेना आप। विश्व का एकमात्र प्राचीनतम स्टेडियम जो कि हमारे गुजरात में, भारत में धोलावीरा से प्राप्त होता है। और इसी स्टेडियम से हमें एक सूचना पट मिलता है बच्चों, एक स्कोर बोर्ड मिलता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर मान लीजिए कोई स्टेडियम है तो स्टेडियम के अंदर सूचना, स्कोर को प्रदर्शित करने के लिए कोई पट चाहिएगा, तो वही सूचना पट जो है जिसको हम स्कोर बोर्ड भी कह सकते हैं, स्कोर बोर्ड। तो ये भी हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये भी हमें धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। और इसके ऊपर कौन सी लिपि लिखी हुई है? सैंधव लिपि लिखी हुई है, यानी सिंधु भाषा की जो लिपि है, जो हमने पढ़ी थी बुस्ट ऑफ वेदन, भाव चित्रात्मक लिपि, तो वो लिपि जो है इसके ऊपर अंकित पाई गई है। आपको पता होना चाहिए सिंधु लिपि के प्रमाण सिंधु सभ्यता स्थलों में दो जगह से ही प्राप्त हुए हैं। एक मैंने आपको बताया था हड़प्पा, हड़प्पा में कब्रिस्तान एच, जहाँ से सिंधु लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, और दूसरा प्रमाण सिंधु लिपि का धोलावीरा का ये सूचना पट है, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। चलिए आगे देखिए, इस सभ्यता स्थल की मुख्य विशेषता क्या है कि ये जो स्थल है ये 3 भागों में बँटा हुआ पाया है। जब उत्खनन किया गया तो जो भी सिंधु सभ्यता के स्थल हैं वो मैंने आपको बताया था कि 2 हिस्सों में बँटे हुए पाए गए। और जितने भी स्थल हैं उनको जब खोदा गया, उत्खनन किया गया तो वो 2 ही हिस्सों में बँटे हुए पाए गए। एक तो दुर्ग टीला और एक पूर्वी टीला। तो दुर्ग टीले को आप जो है पश्चिमी टीला भी कह सकते हो, और ये तो पूर्वी टीला है ही, ठीक है? तो अब ये जो पश्चिमी टीला है, यहाँ पर कौन रहता था? यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग रहता था।
प्रशासनिक वर्ग, यानी कि जो शाही परिवार था या जो अधिकारी वर्ग था, रुपए पैसे वाले लोग थे, वो यहाँ निवास करते थे। इसको ऊपरी टीला भी कहते हैं बच्चों। ऊपरी ऊपरी टीला इसलिए कहते हैं कि ये थोड़ा ऊंचाई पे स्थित था, है ना। ऊंचाई पे तो अपने आप स्थित होगा, भाई शाही परिवार रह रहा है या फिर प्रशासनिक लोग रह रहे हैं, अधिकारी लोग रह रहे हैं, रुपए पैसे वाले लोग रह रहे हैं, पूरे के पूरे क्षेत्र को चलाने वाले शासकीय वर्ग के लोग अगर यहाँ रह रहे हैं, तो वो अपना मकान कहाँ बनाएंगे? ऊंची जगह पे बनाएंगे, सुरक्षित जगह पे बनाएंगे। इसीलिए ये जो दुर्ग टीला पाया गया है ना, ये ऊंची जगह पे पाया गया है और क्षेत्र के पश्चिम में पाया गया है। यहाँ पे पश्चिमी हिस्से में पाया गया है, ये पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। अच्छा, दूसरा हिस्सा ऊपर बात करते हैं तो वो है पूर्वी टीला, ये वाला पूर्वी टीला। तो ये जो पूर्वी टीला है, ये स्थल कैसा पाया गया है? नीचा पाया गया है, नीचा नीचा स्थल है ये। और यहाँ पे कौन निवास करते थे? जन सामान्य, सामान्य लोग, यानी प्रजा। प्रजा कहाँ निवास करेगी? सामान्य स्थान पे निवास करेगी, निचले स्थानों पर निवास करेगी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो दूसरे स्थल मिले हैं, वो दो हिस्सों में बटे हुए मिले हैं, एक तो पश्चिमी और एक पूर्वी, ठीक है। लेकिन ये सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है धोलावीरा, जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। 2 तो हिस्से है ही, और बीच में एक हिस्सा और आपको दिखाई देता है, और उस हिस्से का नाम इन्होंने दिया है मध्यमा। और यहाँ पर रहते कौन थे? भाई यहाँ पर प्रशासनिक वर्ग के लोग रहते थे, इधर आम जनता रहा करती थी। तो यहाँ मध्यमा, इस बीच वाले इलाके में यहाँ कौन रहता था? यहाँ रहते थे व्यापारी लोग, व्यापारी लोग। तो ऐसा माना गया है कि सिंधु सभ्यता का एकमात्र स्थल है धोलावीरा, जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी, पूर्वी और बीच में मध्यमा, जिस हिस्से के अंदर व्यापारी लोग रहा करते थे, ठीक है। ये इसकी एक विशेषता है सिंधु सभ्यता के इस स्थल की। तो यहाँ भी आप इसको इंपोर्टेंट कर देना, ये इसकी प्रमुख विशेषता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखिए, भारत में खोजा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल है। भारत में बच्चों अगर बात करें तो सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो धोलावीरा सबसे बड़ा स्थल है, 1 नंबर पे आता है। 2 नंबर पे राखी गढ़ी आता है, जो हरियाणा में है, और 3 नंबर पे आपके कालीबंगा आता है, जो कि आपके हनुमानगढ़ में है, अभी अपन ने पीछे ही पढ़ा था, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से देखा जाए तो सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है धोलावीरा, ठीक है बच्चों। तो ये बातें थी धोलावीरा स्थल के बारे में। अब चलते हैं अपने अगले स्थल की ओर, जिसका नाम है बनावली या वनवाली। हाँ बच्चों, अगला स्थल है अपना वनवाली। किताबों के अंदर वनवाली और कई जगह बनावली भी आपको मिलता है। कहाँ है वनवाली? वनवाली जो है बच्चों, वो हरियाणा में है। हरियाणा में प्राचीनतम नदी, जिसका नाम है सरस्वती नदी, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, जो जिस क्षेत्र में बहा करती थी, वहीं पर यह स्थल पाया गया है, जिसका नाम है बनवाली या बनावली। खोजकर्ता कौन है? इस स्थल के खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। 1973 के अंदर जो है, इस स्थल को रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया। देखिए, साक्ष्य यहाँ से क्या क्या प्राप्त होते हैं, जो कि उन्नत किस्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जो कि एक अच्छी नस्ल यहाँ से मिलती है। बच्चों, आपको पता होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, मैंने पहले वीडियो में हड़प्पा स्थल पढ़ाया था, और हड़प्पा में मैंने आपको बताया था अन्नागार, 6-6 की पंक्तियों के अंदर 12 अन्नागार मिले हैं, जो कि हड़प्पा स्थल की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। अन्नागार धान के कोठे हैं, अनाज को संग्रहित करने के स्थान हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया था गेहूँ और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं हमें हड़प्पा से। तो जौ के साक्ष्य हड़प्पा में मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर देखो जौ की उन्नत नस्ल मिल रही है, यानी कि अच्छी क्वालिटी के जौ के जो साक्ष्य हैं, वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? बनवाली से प्राप्त होते हैं। तो अगर प्रश्न आए कि जौ और गेहूँ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा से मिले हैं। लेकिन अगर प्रश्न आए कि उन्नत किस्म की जौ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर क्या होगा? बनवाली या बनावली। खिलौना रूपी हल मिला है बच्चों, जब जो जो जैसी फसल के साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं, अच्छी किस्म की फसल के साक्ष्य यहाँ से मिल रहे हैं, तो हल भी मिलेगा, हल भी खेती में काम आता है। तो खिलौना रूपी हल भी जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके अलावा देखिए, तिल के ढेर भी प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से। तिल बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, हरियाणा वाला क्षेत्र है देखो बनावली, तो वहाँ पर उस तरफ तिल वगैरह ये होते ही हैं ज़्यादा। तो तिल के ढेर भी हमें जो है बनवाली से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा बात करें अपन सरसों के ढेर, सरसों भी उस क्षेत्र में ज़्यादा होती है। अलवर भरतपुर वाला जो इलाका है राजस्थान का, तो उससे लगता हुआ इलाका उधर हरियाणा है, तो उस क्षेत्र में क्या है, सरसों भी ज़्यादा होती है। तो सरसों के ढेर भी जो है वो बनवाली से अपने को मिलते हैं। उसके अलावा मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन का मतलब है मर्द भांड, मर्द भांड। तो मिट्टी के बर्तन, मर्द भांड जो है, मिट्टी का क्या ये, मिट्टी के बर्तन, ये लो, मिट्टी के बर्तन या मर्द भांड भी जो है हमें कहाँ से मिले हैं? बनावली से मिले हैं। उसके अलावा ये देखिए, मातृदेवी की मण मूर्ति मिली यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट है। मातृदेवी की मण मूर्ति यानी मिट्टी की मूर्ति मिली है हमें मातृदेवी की बनावली से। उसके अलावा तांबे के बाणागर मिले हैं बच्चों। बाणागर क्या होते हैं? बाणागर का मतलब है बाण के आगे का हिस्सा, उसको बाणागर बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे ये मान लीजिए इस तरह से, ये तो ये बाणागर है, ये बाण के आगे का हिस्सा है, अब इसके पीछे बाण लग जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। ये बाणागर आगे वाला, तो तांबे के बाणागर यानी आगे का ये जो कवच है ना तांबे का बना हुआ, ये प्राप्त हुआ है हमें कहाँ से? बनावली से। अच्छा, एक इसकी देखिए मुख्य विशेषता क्या है, नोट लगा के आप लिख लेना। बनावली की मुख्य विशेषता ये है कि यहाँ पर नाली व्यवस्था का अभाव पाया गया है। हमने कालीबंगा के अंदर पढ़ा था
कि कालीबंगा से हमें लकड़ी की नालियाँ प्राप्त हुई है। उसके अलावा हमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से देखा था हमने कि नगरीय प्रमाण मिले हैं, पक्की ईंटों की नालियाँ बनी हुई मिली है और नाली व्यवस्था का अच्छा मतलब अच्छा नाली व्यवस्था का ज़िक्र जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में किया गया है। लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ बनावली के अंदर जो है नाली व्यवस्था का अभाव है, यानी कि पानी की निकासी के लिए कोई प्रबंध इस नगर के अंदर नहीं किया गया था, ऐसा पाया गया है वहाँ पे। ठीक है? तो ये था अपने बनावली के बारे में। अब अगला स्थल है बच्चों अपना सुरकोटड़ा। अगला स्थल है अपना सुरकोटड़ा। देखो नाम आ रहा है सुर, सुर यानी देवता, और देवता क्या होते हैं? जग के पति होते हैं। देवता ही तो हैं जग के पति, इस संसार को चलायमान करने वाले भगवान ही तो हैं, देवता ही तो हैं। तो ऐसे याद रहना, सुरकोटड़ा, सुर यानी देवता, देवता यानी जगपति। जगपति कौन है? देवता ही हैं, पूरे जग के पति हैं। तो सुरकोटड़ा जो स्थल है उसके खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी है। और खोज कब की गई? 1964 के अंदर इसकी खोज की गई। बच्चों सुरकोटड़ा कहाँ है? सुरकोटड़ा जो है वो गुजरात के अंदर है सुरकोटड़ा। ठीक है? अब यहाँ से मिला क्या-क्या है? देखो घोड़े की अस्थियाँ मिली है। हालाँकि सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे, उनकी किसी भी मोहर के अंदर और कहीं पर भी मूर्तियाँ वगैरह घोड़े की ये सब नहीं मिली है। तो इसका मतलब सिंधुवासी घोड़े से परिचित नहीं थे। लेकिन घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से मिल रही है, तो विद्वानों ने ऐसा कहा है कि ये जो घोड़े की अस्थियाँ हैं, ये खुदाई के अंतिम चरणों में प्राप्त हुई है। अंतिम चरणों का मतलब है कि सिंधु सभ्यता के हो सकता है पतन के बाद में ये अस्तित्व में आया हो या घोड़े से वो परिचित हो गए हों लोग। एंड में जाकर के हो सकता है घोड़े से परिचित हो गए हो, लेकिन प्रारंभिक रूप से वो लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। इसलिए उनकी किसी भी मोहरों पर, मृदभांडों पर, है ना, या सिक्कों पर कहीं पर भी घोड़ा अंकित नहीं है। हाँ, बैल मिलता है, उसके ऊपर एक सींग वाला जो है पशु मिलता है, पशु का अंकन मिलता है जिसको हिरण कह रहे हैं, है ना? इस तरह के मिल रहे हैं, लेकिन घोड़े का कहीं भी कोई चित्र नहीं है। लेकिन घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य की बात करें तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा से प्राप्त हुए हैं, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। तराजू के 2 परडे मिले हैं बच्चों। तराजू के परडे नाप-तोल की इकाई है। तराजू आप सब परिचित हो तराजू से, इस तरह से। अब तो खैर नहीं है चलन में इतनी, ये तराजू है। तो तराजू के 2 परडे जो है ये भी कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आपके सुरकोटड़ा, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा पतन के साक्ष्य, इस सभ्यता का पतन किस तरह से हुआ? भूकंप से हुआ, बाढ़ से हुआ, जलवायु परिवर्तन से हुआ। तो ये साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटड़ा, गुजरात से मिलते हैं। ठीक है? तो ये हमने बनावली और सुरकोटड़ा 2 और सिंधु सभ्यता के स्थलों के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन नेक्स्ट स्थल पढ़ते हैं बच्चों, 9वां, जिसका नाम है राखी गड्डी। हाँ जी, विद्यार्थियों, अगला अपना स्थल है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी देखिए कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा के अंदर है और खोजा कब गया था ये? 1963 के अंदर इस स्थल को खोजा गया था। देखिए खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है डॉक्टर रफ़ीक मुगल। अब याद कैसे रखेंगे? देखो राखी मुगल ऐसे याद रखना आप। राखी किसने भेजी थी वो मुगलों को? इतिहास में आपने पढ़ा होगा, राजस्थान के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि चित्तौड़ की रानी थी कर्मावती, और कर्मावती चित्तौड़ के ऊपर जब शेरशाह सूरी ने आक्रमण करने की सोची थी, तो कर्मावती ने सहायता के लिए मुगलों को हुमायूँ को राखी भेजी थी। लेकिन हुमायूँ ने जो है उस राखी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, वो उसकी बड़ी भूल थी। तो आप इस तरह से याद रखेंगे कि राखी किसने भेजी थी भई? राखी भेजी थी कर्मावती ने, किसको भेजी थी? मुगलों को भेजी थी। तो राखी गढ़ी स्थल जो है, उसकी खोज किसने की है? डॉक्टर रफ़ीक मुगल ने की है। उत्खननकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता है अमरेंद्र नाथ, और उत्खनन कब हुआ है? 1997 98 के अंदर इसका उत्खनन हुआ है। ठीक है बच्चों, अब देखो टाइम देखो कितना लग रहा है। खोज कर रहे हैं 1963 के अंदर, उत्खनन हो रहा है 1997 98 में, तो इतने साल क्या कर रहे हैं? तो इतने साल तक बच्चों बहुत से सर्वेक्षण किए जाते हैं। ऐसे स्थलों पर जाकर के बार-बार सर्वेक्षण काज किया जाता है। देखा जाता है कि किस जगह से हम स्टार्ट करें, कौन-सा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। एरिया को डिवाइड किया जाता है, अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटा जाता है और उसके बाद में धीरे-धीरे स्केलिंग की जाती है। स्केलिंग करने के बाद में धीरे-धीरे सूक्ष्म रूप से उन स्थलों को खोजा जाता है। ठीक है ना? तो इसीलिए इतना समय लग जाता है इसके अंदर, बहुत ही धीमा प्रोसेस है ये, बहुत स्लो स्टेप है ये, ठीक है? इसीलिए इतना टाइम लगता है। तो 1963 में इसकी खोज हो रही है और उत्खनन जो है 1997-98 में हो रहा है ये, ठीक है? राखी गढ़ी कहाँ है? हरियाणा में है। खोजकर्ता कौन है? डॉक्टर रफ़ीक मुगल। ओके, यहाँ से मिला क्या है देखो, साक्ष्य की बात करें तो मातृ देवी के अंकन वाली मुद्रा मिली है। मुद्रा, लघु मुद्रा मिली है, छोटी मुद्रा मिली है, सिक्का मिला है जिसके ऊपर मातृ देवी का अंकन किया गया है। हमें पता होना चाहिए सिंधु समाज, जो कि मातृसत्तात्मक समाज माना गया है, मातृ देवी के अंकन वाली ज़्यादा मोहरें हमें प्राप्त हुई है, ठीक है? तो इसी वजह से जो है सिंधु सभ्यता को जो है मातृ प्रधान सभ्यता कह दिया गया है। यानी माता का जो है रोल ज़्यादा है। जैसे अभी वर्तमान में हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है। पिताजी के घर में चलती है, पिताजी जो है वो घर की पूरी व्यवस्था को देखते हैं। घर के पूरा कौन-सी ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो पिताजी सर्वोसर्वा है वर्तमान समय में। लेकिन सिंधु सभ्यता के समय में माता सर्वेसर्वा थी, इसीलिए हर मोहरों के ऊपर, लगभग मोहरों के ऊपर जो है वो माता की या मातृ देवी का अंकन किया गया है। ठीक है? तो मातृ देवी के अंकन वाली मुद्रा कहाँ से मिलती है बच्चों? राखी गढ़ी से मिलती है। याद कैसे रखेंगे देखो, राखी बाँधते हैं भाई, भाई की जब बहन राखी बाँधती है तो क्या लेती है? मुद्रा लेती है ना, हालाँकि बेचारी माँगती तो नहीं है कि मेरे को मुद्रा दो, लेकिन फिर भी भाई क्या देता है? चॉकलेट देता है और साथ में कुछ पैसे भी देता है। तो मुद्रा देता है।
तो राखी जब बांधती है बहन तो उसको क्या मिलती है? मुद्रा मिलती है। तो ऐसे याद रख लेना, राखी गढ़ी जो स्थल है वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मातृ देवी के अंकन वाली क्या मिली है? एक मुद्रा, लघु मुद्रा प्राप्त हुई है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अगला स्थल देखते हैं अपन, और ये अंतिम स्थल है अपना सिंधु घाटी सभ्यता का। ऐसे तो बहुत सारे स्थल है ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताए। अगला स्थल है बच्चों रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब के अंदर है। खोजकर्ता कौन है इसके? बीबी लाल। ये बीबी लाल वही है जो कालीबंगा की उत्खनन जिन्होंने किया था, ब्रज बिहारी लाल, वही है ये। तो बीबी लाल कब की इन्होंने खोज? 1950-51 के अंदर इन्होंने खोज की है। यानी कि ये भी एक ऐसा स्थल है जो भारत की आज़ादी के बाद में खोजा गया है, रोपड़। उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा है जो इसके उत्खनन करता है। उत्खनन कब हुआ है? 1955-56 में। 51 में खोजा गया है और 1955-56 में इसका उत्खनन कर दिया गया। ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। कौन सी नदी है? सतलज नदी। सतलज नदी के पास में ये स्थल खोजा गया है। और उस महत्वपूर्ण साक्ष्य बच्चों क्या है, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य। यानी कि मनुष्य को जब दफन किया गया है तो साथ में कुत्ते की अस्थियां भी, हड्डियां भी प्राप्त हुई है ना। तो ये इसकी प्रमुख विशेषता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता में हड़प्पा स्थल से हमें मिलते हैं। मानव के साथ बकरे के समाधान के साक्ष्य, ये देखिए मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य कहाँ से मिल रहे हैं? रोपड़ पंजाब से मिल रहे हैं। ठीक है, नीचे नोट लगा के लिख लेना हड़प्पा वाला, याद आ जाएगा, लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों अपन ने पढ़ लिया। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो याद भी कर सकते हो आप। रोपड़, रो के पढ़, रो के पढ़, कहाँ पढ़? सतलज में पढ़, सतलज नदी में पढ़। बीबी, ये लाल जी, लाल जी नाम की कोई आदमी है? आप में से तो नहीं है कोई लाल जी? बुरा मत मानना हो तो, है ना। सिर्फ अपने को याद ही करना है बस, और कोई मतलब नहीं है इसका। लाल जी नाम के आदमी है, वो अपनी बीबी को कह रहे हैं, बीबी को, अपनी पत्नी को कह रहे हैं। लाल जी नाम के आदमी अपनी पत्नी को कह रहे हैं, कह रहे रो क्यों रही है? रो रो के पड़ेगी क्या? रो रो के पड़ेगी क्या? कहाँ पड़ेगी? सतलज में। लाल जी नाम के आदमी कह रहे हैं अपनी बीबी से कि रो के पढ़, कहाँ पढ़? सतलज में पढ़। ये लो, इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हो कि रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। खोजकर्ता बीबी लाल है, उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है, और नदी कौन सी है? सतलज नदी है। मुख्य साक्ष्य क्या मिला है? मानव के साथ कुत्ते के समाधान के साक्ष्य हमें यहाँ से मिलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मुख्य 10 स्थल थे जिनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।